हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मेरे शेरों और शेरनियों, क्या आप भी बॉटनी के पेपर में 75 अंक प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपको भी प्लांट एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव बॉटनी के लंबे लंबे टॉपिक्स देखकर डर लगता है? तो अब डरना बंद करो, क्योंकि आज का यह वीडियो देखने के बाद आपके एग्जाम का सबसे मुश्किल हिस्सा सबसे आसान होने वाला है। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 6 और यूनिट 7 का टॉप 50 BIMP MCQ। अगर आपने 50 सवाल कर लिए तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो दोस्तों, पेन और पेपर उठा लो और क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो, ठीक है। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो उसका कुछ अलग प्राइस रखा गया है, तो वो लास्ट में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप BSc सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, आपका सब्जेक्ट बॉटनी है और आपका जो एग्जाम है MCQ बेस होना है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हम यूनिट 5 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके उसे पहले देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटेड वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बिना समय गंवाए आपका चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दोस्तों कि बार्क इंक्लूड ऑल द टिश्यू फाउंड बाय, यानी कि छाल किन उत्कों से मिलकर बना होता है? एपिकल मेरिस्टेम से, कॉर्क कैम्बियम से, वेस्कुलर कैम्बियम से, या इंटरकैलरी मेरिस्टेम से? तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्क कैम्बियम से, ठीक है। यानी कि कॉर्क कैम्बियम जो होता है वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर के सभी उत्तक शामिल होते हैं, लेकिन विकल्पों के आधार पर कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से मुख्य पेरिडर्म या कॉर्क बनती है, ठीक है। यानी कि कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क यानी कि जिसे फेलन और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि फेलोडर्म बनाता है। इन सब से मिलकर पौधे की बार्क या पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेरी स्टेम टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाई। मेरी स्टेम शब्द किसने दिया? ब्राउन ने दिया, नेगली ने दिया, आइंस्टीन ने दिया, या स्मिथ ने दिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेगली ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? नेगली ने। यानी कि मेरी स्टेम शब्द की खोज सी नेगली ने कब किया था, ये भी पूछ सकता है। तो किया था 1858 ईस्वी में। यह ग्रीक शब्द मेरिस्टोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विभाजित होना। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेम आर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि 3 होता है। पौधे में पोजीशन के आधार पर जो मेरिस्टेम होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिस्टोजन कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाई, यानी कि हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया? स्मिथ को, स्मिथ ने दिया, आइंस्टीन ने दिया, ब्राउन ने दिया, विंकलर ने दिया? तो इसे कौन दिया? तो इसे आइंस्टीन ने दिया, ठीक है। आइंस्टीन ने सन 1868, ठीक है, आइंस्टीन ने हिस्टोजन थ्योरी दिया। इसके अनुसार रूट और शूट अपेक्स में मुख्य 3 परतें होती हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीमोम, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह कि ट्यूनिका कार्पस कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने, स्मिथ ने, नेगली ने, एंगलर ने? तो इसे दिया था स्मिथ ने, इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कब दिया था? तो 1924 में दिया था। और इन्होंने बताया कि स्मिथ ने बताया शूट अफेक्स के संगठन को समझाने के लिए ट्यूनिका कॉर्पस का सिद्धांत दिया, जिसमें बाहरी परत ट्यूनिका और आंतरिक समूह जो होता है कॉर्पस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट कि मोस्ट ट्रीज ग्रो फास्ट इन, यानी कि अधिकांश वृक्ष तेजी से बढ़ते हैं विंटर में, समर में, स्प्रिंग में, या ऑटमन में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्रिंग में, ठीक ना। यानी कि स्प्रिंग सीजन में मौसम जो होता है अनुकूल होता है और कैम्बियम अत्यधिक एक्टिव होता है, जिससे बड़े व्यास वाली जाइलम वेसल्स बनती हैं और पौधे तेजी से बढ़ने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि एनुअल रिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, यानी कि वार्षिक वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? कॉर्क कैम्बियम से, वेस्कुलर कैम्बियम से, एपिकल मेरिस्टेम से, या
एपिडर्मिस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बिल्कुल बी करेक्ट होगा दोस्तों, वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम जो होता है वसंत में स्प्रिंग वुड और पतझड़ शीत में आइटम वुड बनाता है। इन दोनों रिंग्स को मिलाकर एक एनुअल रिंग बनता है, जिससे पेड़ की उम्र का पता चल पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कहा कि एब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, यानी कि असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? मैंगो में, पाइनस में, प्रेसेना में, ड्रेसिना में या वीट में? तो इसका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ड्रेसिना। ड्रेसिना जो है एक मोनोकॉट प्लांट है। सामान्यतः मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन ड्रेसिना में विशेष प्रकार के कैम्बियम के कारण असामान्य यानी कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, कहा कि अनदर टर्म फॉर कॉर्क कैम्बियम इज, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है जाइलम, फ्लोयम, फेलोजन या कॉर्टेक्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम के वैज्ञानिक भाषा या साइंटिस्ट लैंग्वेज में फेलोजन कहा जाता है। इसके द्वारा बाहर बनने वाले कार्क को फेलेम और अंदर बनने वाली परत को फेलोडर्म कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कह कि मेरिस्टेमिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, विभाज्यतक ऊतक किसके लिए उत्तरदायी है? ट्रांसपोर्ट के लिए, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के लिए, स्टोरेज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए? ये जो है ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के लिए है। ठीक है, मेरिस्टेम सेल जो होती है लगातार विभाजित होने की क्षमता रखती है। इनका मुख्य कार्य नई कोशिकाएं बनाना और पौधों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर इन प्लांट हैज कास्पेरिन स्ट्रिप्स, यानी कि पौधों में कास्पेरियन पट्टियाँ किस संरचना में पाई जाती हैं? कॉर्टेक्स में, एपिडर्मिस में, एंडोडर्मिस में या फ्लोएम में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोडर्मिस में। यानी कि रूट की एंडोडर्मिस की सेल जो होती है, सेल की रेडिकल दीवारें पर सुबेरिन नामक एक मोमी पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे कैस्पेरन पट्टियाँ कहते हैं। पानी को प्रवेश को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, कहेगी कॉर्क कैम्बियम इज आल्सो नोन एज, कॉर्क कैम्बियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जाइलम, फेलोजन, फ्लोएम या कॉर्टेक्स? तो इसे फेलोजन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि द ओनली लिविंग एलिमेंट इन जाइलम टिश्यू इज, यानी कि जाइलम ऊतक का एकमात्र जीवित तत्व कौन है? तो ट्रैकिड है, वेसल है, वुड पेरेन्काइमा या फाइबर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड पेरेन्काइमा। यानी कि जाइलम में 4 तत्व होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम, फाइबर्स। ये तीनों जो होते हैं डिड होते हैं, यानी कि मृत होते हैं, और जाइलम, वुड पेरेन्काइमा जो कि एकमात्र जीवित लिविंग भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है दोस्तों मेरी स्टेम टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाई, मेरी स्टेम शब्द किसने दिया है? हैंस्टीन ने, नेगली ने, ब्राउन ने या स्मिथ ने? तो इसको दिया था नेगली ने दोस्तों। ठीक है, और कब दिया था तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1858 ईस्वी में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि द हिस्टोजन कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाई, हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया? नेगली ने दिया, हैंस्टीन ने दिया, ब्राउन ने दिया या जिमरमैन ने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंस्टीन ने दिया। ठीक है, हैंस्टीन ने इसे रूट और शूट अपेक्स के लिए दिया था, यह जो थ्योरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ आवर ट्री ग्रो फास्ट इन, अधिकांश वृक्ष तेजी से बढ़ते हैं विंटर में, समर में, स्प्रिंग में या ऑटमन में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्रिंग में। ठीक है, अनुकूल तापमान और पानी की उपलब्धता के कारण बसंत में पौधों की वृद्धि दर सबसे तेज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट फाइबर, निम्न में से कौन पादप रेशा नहीं है? कॉटन, जूट, सिल्क, फ्लेक्स? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्क। ठीक है, कॉटन, जूट और फ्लेक्स पौधे से प्राप्त होते हैं, जबकि सिल्क एक जंतु यानी कि एनिमल फाइबर है, जो सिल्क वर्म यानी कि रेशम के कीड़े के कोकून से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि एब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? मैंगो में, वीट में, ड्रेसिनिया में या फाइनस में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा गया है। ड्रेसिना मोनोकॉट होने के बावजूद विसंगत या असामान्य द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि अनदर टर्म फॉर कॉर्क कैम्बियम इज, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है कॉर्टेक्स, फेलोजन, जाइलम या फ्लोएम? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, यानी कि इसे फेलोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम इज, द्वितीयक विभाज्योतक का उदाहरण है? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, फेलोजन या
कॉर्कैम्बियम। तो इसका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, कॉर्कैम्बियम। प्राइमरी मेरिस्टेम जैसे एपिकल प्लांट की शुरुआत से होते हैं कॉर्कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बाद में अस्थायी उत्तकों के दोबारा सक्रिय होने से बनते हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज बाय। हिस्टोजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नागेली ने, हैंस्टीन ने, ब्राउन ने या जीमरमैन ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंस्टीन ने। भी रिपीटेड सवाल है, पीछे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द टर्म एपोमिक्सिस वाज क्वाइंड बाय, यानी कि एपोमिक्सिस शब्द किसने दिया? नेगली ने दिया, विंकलर ने, हैंस्टीन ने या ब्राउन ने? तो इसे देने वाले जो थे वो विंकलर जी थे। ठीक है, हैंस विंकलर ने सन 1908 में एपोमिक्सिस शब्द दिया, जिसका अर्थ होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और बिना अर्धसूत्रीय विभाजन का बीज बनना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड टू, स्वपरागण से होता है हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, इनब्रीडिंग या पॉलीप्लॉइडी। तीसरे होता है इनब्रीडिंग। ठीक है, जब एक ही प्लांट और फ्लावर के परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो पीढ़ियों तक ऐसा होने से इंटरब्रीडिंग बढ़ता है, जिससे आनुवंशिक विविधता कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम, निषेचन के बाद बीजावरण किससे बनता है? ओवरी वाल से, न्यूसेलस से, इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल से या एम्ब्रायो से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बीज में बदल जाता है और बीजांड के बाहरी आवरण यानी कि इंटीग्यूमेंट जो होता है विकसित होकर बीज का सुरक्षात्मक कवच यानी कि सीड कोट, टेस्टा और टेगमन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज, यानी कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड? तो ये होता है इसमें ट्रिप्लॉइड। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म मेल गैमिट यन और द्वितीय केंद्र यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n के ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, इसलिए 3n होता है, यानी कि ट्रिपल होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड, जब परागनली बीजांड में माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं चैलेजोगेमी, मिजोगेमी, पोरोगेमी या सीनगेमी? दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार भर भर के पूछा जाता है, छोड़ने की गलती मत करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पोरोगेमी। ठीक है, परागनली के प्रवेश के आधार पर पोरोगेमी। ठीक है, माइक्रोपाइल से प्रवेश करना पोरोगेमी कहलाता है, चैलेजा से प्रवेश करेगा तो चैलेजोगेमी और इंटीग्यूमेंट से प्रवेश करेगा तो मिजोगेमी। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि द आउटर मोस्ट जोन ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड, एंडोस्पर्म की बाहरी परत कहलाती है पेरिस्पर्म, एल्यूरोन परत, टेस्टा या टेगमन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूरोन पर लेयर। ठीक है, मक्का और अन्य अनाजों के एंडोस्पर्म के चारों ओर प्रोटीन से भरपूर एक बाहरी परत पाई जाती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पॉलीएम्ब्रायोनी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, बहुभ्रूणता का वर्णन सबसे पहले किसने किया? विंकलर ने, लीनहॉक ने, ब्राउन ने या लेग्नी ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लीनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1719 में, कब दोस्तों? 1719 ईस्वी में संतरे के बीजों को सबसे पहले पॉलीएम्ब्रायोनी की खोज की थी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रायोनी मतलब एक से ज़्यादा भ्रूण का पाया जाना। पेरिस्पर्म इज ए रिमनेंट ऑफ, यानी पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? एम्ब्रायो का, एंडोस्पर्म का, न्यूसेलस का, ओवियोल का? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूसेलस। ठीक है, कुछ सीड जैसे काली मिर्च और चुकंदर में न्यूसेलस पूरी तरह नष्ट नहीं होता और बीज में एक पतली परत के रूप में बचा रहता है जिसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द ओव्यूल इन विच माइक्रोफाइल एंड फ्यूनिकल लाई इन वन लाई इज, जिस बीजांड में माइक्रोफाइल और फ्यूनिकल एक सीड में होते हैं वह कहलाता है एनाट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस, आर्थोट्रोपस या एम्फीट्रोपस? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थोट्रोपस, यानी कि आर्थोट्रोपस सबसे सीधा और प्रारंभिक प्रकार का बीजांड है जिसमें माइक्रोफाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही सीध रेखा में खड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ, परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पेक्टिन की, स्पोरोपोलेन की या लिग्निन की? तो ये जो बना होता है आप सबको पता ही होगा, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपेंगे हूबहू। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, परागकण की बाहरी परत जो होता है एक्जाइन यानी कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। यह जैविक जगत का सबसे प्रतिरोधी यानी कि रेजिस्टेंट पदार्थ है जिस पर किसी एसिड, बेस या एंजाइम का असर नहीं होता है, इसी कारण परागकण जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 अकरेंस ऑफ मोर देन 4 स्पोर्स फ्रॉम वन मदर सेल इज कॉल्ड, ठीक
ठीक है, यानी कि एक मातृक कोशिका से 4 अधिक बीजाणु बनने को कहते हैं पॉलीएम्ब्रायोनी, पॉलीस्पोरी, पॉलीप्लॉइडी या स्पोरोजेनेसिस। तो इसे कहते हैं पॉलीस्पोरी। ठीक है, यानी कि सामान्यतः जो होता है अर्धसूत्री विभाजन से एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर बनते हैं, लेकिन यदि 4 से अधिक स्पोर बनते हैं तो उस स्थिति को पॉलीस्पोरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, इनर लेयर ऑफ एग्जाइम इज आल्सो कॉल्ड, एग्जाइम की भीतरी परत कहलाती है एंटाइन, नेक्जाइन, एगमन या टेस्टा। ये कहलाती है नेक्जाइन। क्या कहलाती है दोस्तों? नेक्जाइन। यानी कि परागकण की बाहरी भित्ति यानी कि एग्जाइम के 2 भाग होते हैं, बाहरी परत को सेक्साइन और भीतरी चिकनी परत को नेक्जाइन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि निषेचन बिना फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है पार्थेनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रायोनी, पार्थेनोकॉर्पी या एपोमिक्सिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्थेनोकॉर्पी। ठीक है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनने की क्रिया को पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। ऐसे फल आमतौर पर सीडलेस होते हैं जैसे केला। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि इफ क्रोमोसोम नंबर इज गाइनोसियम इज 12 एंडोस्पर्म विल हैव, यदि जयांग में गुणसूत्र संख्या 12 है तो एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे? 6, 12, 18 या 24? ते होंगे 18। ठीक है, गाइनोसियम पौधों का मुख्य भाग है जो कि 2n होता है, 2n होता है और 2n का मान दिया हुआ है 12। ठीक है, इससे अगुणित संख्या n, यानी कि n कितना आ जाएगा? तो 2 उधर चला जाएगा तो n बचेगा 6। ठीक है, चूँकि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है यानी कि 3n होता है, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या जब होता है तो 6 गुणते 3 करेंगे, क्योंकि ट्रिप्लॉइड होती है तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है कि 1 एसेंशियल आर्गन नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इज, निषेचन के लिए आवश्यक अंग है मैच्योर ओव्यूल, रूट, स्टेम, लीफ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैच्योर ओव्यूल। निषेचन की मुख्य प्रक्रिया फूल के अंदर होती है, जहाँ मैच्योर ओव्यूल के भीतर एम्ब्रियो सेक मौजूद होता है जिसमें फीमेल गैमिट यानी कि एग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि पोलन डस्ट इज प्रोड्यूस इन, परागकण कहाँ बनते हैं? ओवरी में, स्टेमन में, सेपल में या पेटल में? ते बनते हैं स्टेमन में। ठीक है, पुंकेसर पौधों का नर जननांग है जिससे उसके ऊपरी हिस्से यानी परागकोश यानी कि एंथर में अंदर परागकण यानी कि पोलन डस्ट या गेंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बिना निषेचन अंडे के विकास को कहते हैं पार्थेनोकॉर्पी, एपोमिक्स, पार्थेनियोजेनेसिस या सिनगैमी। तो इसे बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। जब फीमेल गैमिट या एक सेल बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे भ्रूण या नए जीव में विकसित हो जाता है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, सभी टर्म का आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह रहा है कि एंडोस्पर्म ऑफ ब्रेसिकेसी कैम्पेस्ट्रिस इज, यानी कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड। तो ये होता है दोस्तों, ये ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है सरसों एक एंजियोस्पर्म प्लांट है और सभी एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के कारण एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है यानी कि 3n होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, द्विनिषेचन किसकी विशेषता है? ब्रायोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, टेरिडोफाइट्स की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा दोस्तों। सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है केवल और केवल एंजियोस्पर्म का एक अनोखा और विशिष्ट लक्षण है। इसकी खोज नवास्चिन ने की थी। कौन की थी? नवास्चिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म, नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संलयन से बनता है एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म, ओव्यूल या फ्रूट। तो उससे बनता है दोस्तों एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, एक मेल गैमीट यानी कि एन जब बीच में स्थित पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n से मिलता है तो वह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n बनाता है। ठीक है, जो आगे चलकर एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 42, रिप्रोडक्शन डिवीजन इन एंजियोस्पर्म अकर ड्यूरिंग, एंजियोस्पर्म में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जर्मिनेशन में या पॉलिनेशन में? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय स्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन रिडक्शन डिवीजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, कह कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स माइक्रोपाइल इज एन एग्जांपल ऑफ, परागनली का माइक्रोपाइल की ओर बढ़ना उदाहरण है ऑटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, माइक्रोपाइल और सिनर्जिड सेल
से कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिनकी ओर आकर्षित होकर परागनली आगे बढ़ती है। रसायनों के उपस्थिति के कारण इस गति को कीमोट्रोपिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन, पोलन परागकणों की किसमें संग्रहित किया जा सकता है? हॉट वाटर में, लिक्विड नाइट्रोजन में, अल्कोहल में या ग्लिसरीन में? तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा दोस्तों। पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन में सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तकनीक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ पॉलिनिया इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। परागपिंड की स्कूल की विशेषता है? रोजेसी, फेवेसी, एस्कल्पिडियसी या सोलेनेसी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कैलोट्रोपस वाले कुल यानी कि एस्क्लेपिडियसी और आर्किड्स में सभी पोलन ग्रेन आपस में मिलकर एक विशेष थैली जैसी संरचना बनाते हैं जिसे पॉलिनिया कहा जाता है। ठीक है, या परागपिंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि द मेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमन ओनली इन। केवल पुंकेसर द्वारा प्रदर्शित नर पुष्प किस में पाया जाता है? मैंगो में, हिबिस्कस में, यूफोर्बिया में या मस्टर्ड में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूफोर्बिया में। ठीक है, यूफोर्बिया में पाए जाने वाले विशेष पुष्पक्रम साइथियम में मेल फ्लावर बेहद सरल होते हैं। उनमें न तो दल पुंज होता है न पायदल पुंज, वे केवल एक सिंगल स्टेमल द्वारा प्रदर्शित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि पॉलिनेशन बाई बैट्स इज कॉल्ड। चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है? हाइड्रोफिली, इंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली या चिरेप्टेरोफिली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चिरेप्टेरोफिली। ठीक है, देखिए पराग के विभिन्न माध्यमों के नाम, जैसे एंटेमोफिली जो दिया है तो एक किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। ऑर्निथोफिली एक किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। हाइड्रोफिली यानी कि जल के द्वारा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपोगैमी, पार्थेनोकार्पी, पॉलीइम्ब्रायोनी या सिंगैमी? तो इसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है। बिना निषेचन फल निर्माण यही कहलाता है पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वन ऑफ द इसेंशियल ऑर्गन नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इज, यानी कि निषेचन के बिना आवश्यक अंगों में से एक है। रूट है, मैच्योर ओव्यूल है या स्टेम है या लीफ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि द पोलन डस्ट इज प्रोड्यूस इन द, परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो सी, स्टेमेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कि डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन अंडे के विकास को कहते हैं? एपोगैमी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस या पॉलीइम्ब्रायोनी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है कि बार बार रिपीट हो जा रहे हैं। द आउटर वॉल ऑफ ए पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? तो स्पोरोपोलेन इनकी बनी होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 द फर्टिलाइजेशन एग इज कॉल्ड, निषेचित अंडा कहलाता है? एम्ब्रायो, जाइगोट, ओव्यूल या हिडोस्पर्म? तो यह कहलाता है जाइगोट। ठीक है, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिलते हैं यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बनने वाली पहली डिप्लॉइड सेल 2n को जाइगोट कहते हैं, जो बाद में क्या करता है? एम्ब्रायो बनाता है, भ्रूण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 44 डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, द्विनिषेचन की खोज किसने की? डार्विन ने, एस.जी. नावास्चिन ने, मेंडल ने या नेगली ने? तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एस.जी. नावास्चिन ने, सन 1898 में। कब दोस्तों? 1898 में लिलियम और फ्रिटिलेरिया के प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की ऐतिहासिक खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है कि द ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय, यानी कि बीजांड प्लेसेंटा में से किसके द्वारा जुड़ा होता है? माइक्रोफाइल के द्वारा, चलेजा के द्वारा, फ्यूनिकल के द्वारा, न्यूसेलस के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओव्यूल एक छोटे डंठल जैसी संरचना द्वारा अंडाशय की दीवार यानी कि प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। इस डंठल को फ्यूनिकल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे ओ टॉप 50 रामबाण MCQ जो आपके BSc सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर में तहलका मचाने वाले हैं। अगर आपने इन 50 सवालों के कंसेप्ट को समझ लिया तो 75 में 75 नंबर लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों। इससे पहले हम यूनिट 5 तक का वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, हमारा यूनिट 6 और 7 है। एक वीडियो और आएगा यूनिट 8 का, ठीक है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक आपको मॉडल पेपर करा दिया जाएगा, यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है, उसे भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा।
और अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो उसके लिए बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों PDF के लिए हमारा कुछ चार्जेज रखा गया है, ठीक है। यदि आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और यदि आप डायरेक्ट चाहते हैं कि नहीं हमको PDF चाहिए, उतना टाइम नहीं है, तो आप मात्र 49 रुपीज़ हमें पेमेंट करके आप पूरे क्लास का जितना MCQ सीरीज चला हुआ है बॉटनी का, ओनली बॉटनी का, अदर सब्जेक्ट का अदर चार्ज लगेगा, ओनली बॉटनी का 49 है, ठीक है। तो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। (9336936492) पे यदि आप व्हाट्सअप करते हैं तो आपको वहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं PDF तो एक बार ज़रूर मैसेज करिएगा व्हाट्सअप पे, कॉल नहीं लगेगा दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। 93 36 93 64 92 इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा मात्र 49 रुपीज़ में, ठीक है। और आप यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेलीग्राम पे कोई भी फास्ट अपडेट दिया जाता है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाकर ज्वाइन कर लें। वीडियो दमदार लगी हो तो दिल से एक लाइक ठोकना, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली यूनिट की वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।